Hello, good morning everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बॉस, अब आपका मैथमेटिक्स का पेपर भी हुआ, इकोनॉमिक्स का भी हो गया और बिजनेस स्टडीज भी आपने देने जा रहे होंगे या दे चुके होंगे, ठीक है ना। तो आज से दिन शुरू होते हैं हमारे कॉमर्स के रिमेनिंग चैप्टर्स के ऊपर। तो भाई अगर आपको नहीं पता है तो मैं आई बटन पे प्लेलिस्ट को अटैच कर देता हूं, आप जाकर देख सकते हो। मैंने डायरेक्टिंग तक सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, उनके सारे नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है मेरी एप्लीकेशन पर। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो जाओ डाउनलोड करो और सारे नोट्स डाउनलोड कर लो। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने सैंपल पेपर में इनरोल नहीं किया तो इनरोल करो। कमाल के क्वेश्चंस, कमाल की केस स्टडीज, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर रखे, करना शुरू कर दो। बिकॉज पेपर किस लेवल का आ रहा है आप सभी को एकदम हकीकत बात पता है, ठीक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोलिंग, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 12 है। तो चलिए शुरू करते हैं कंट्रोलिंग का ये पर्टिकुलर चैप्टर और आई होप तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस चैप्टर के भी नोट्स मैंने एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शंस में अपलोड कर दिए, जाकर तुम सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ सैंपल पेपर में जरूर एनरोल कर लेना बिकॉज वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चे पार्टी, जो हम लोग कंट्रोलिंग का चैप्टर है उसमें मीनिंग है, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग सिलेबस में अगेन नहीं है। देन हम फर्दर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है हमारा, लिमिटेशन सिलेबस में नहीं है। और हम जहां जहां भी कोई चीज होगी जो सिलेबस में नहीं होगी वो क्लियरली मार्क करके आपको बता देंगे, ठीक है ना भाई। अब आते हैं कंट्रोलिंग होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, हमें पेपर में लिख कर क्या आना है एग्जैक्टली ये आप लिख कर आ सकते हो, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। Controlling may be defined as a process through which managers assure that the activities and results are in conformity with the planned activities. जो प्लानिंग किया है उसके हिसाब से हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कंट्रोलिंग बताता है। And results, it involves verifying whether activities undertaken conform to the plans adopted, instructions issued and results expected. मतलब जैसा लेट्स से हमने प्लानिंग क्या की, मेरा 95% मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। अब मेरे 95% के एग्जाम के हिसाब से, 95% मार्क्स के एग्जाम के आने के हिसाब से क्या मेरे बोर्ड्स के पेपर हो रहे हैं, वो प्रोसेस बताएगा कंट्रोलिंग, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग जिसको फीचर्स बोलते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हमारे सिलेबस में है, एक एक करके सारे पॉइंट निपटाते हैं। पहला, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना पहला इंपॉर्टेंस होता है। इट इज थ्रू कंट्रोलिंग दैट मैनेजर्स इंश्योर the execution of plans and the accomplishment of goals. In the absence of control, activities may not be carried out according to the plans and the targets may be missed. मतलब अगर हमने प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं किया तो हो सकता है जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट किया था वो हम अचीव ना कर पाए। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये तो सबसे आसान पॉइंट, हर जगह चिपका सकते हैं। कंट्रोलिंग इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ह्यूमन and physical and financial resources. It ensures that work is done as desired in terms of cost, quality and time. ठीक है ना, बिना किसी वेस्टेज के आप अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो रादर, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर रहे हो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। An effective system of control facilitates delegation of authority. With the help of feedback information, managers can ensure that decisions taken at lower levels are consistent with the policies and interests of the organization. Delegation of authority का मतलब क्या है कि हम खुद ना काम करके अपने सबऑर्डिनेट को मौका दे रहे हैं जिससे वो बेहतर काम कर सकता है। तो ये क्या हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स by laying down standards of performance. All activities and efforts are directed towards the accomplishment of objectives. मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है ना, सामंजस्य बैठाने का काम, कोऑर्डिनेशन करने का काम कंट्रोलिंग का होता है। बात समझ में आ रही कि सारे डिपार्टमेंट एज पर द स्टैंडर्ड्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। बेटर कंपनी एम्प्लॉय मोरल। कंट्रोलिंग एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन in the organization. Employees know well in advance what they are expected to do and the standard against which their performance will be judged. Therefore, they are not likely to careless or negligent. मतलब कंट्रोलिंग बताता है, या कंट्रोलिंग जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट क्या है, कंट्रोलिंग है।
ठीक है ना। रिजल्ट आपका एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट करने का काम करता है। सिमिलरली कंट्रोलिंग भी मोराल हाई करने का काम करता है ऑफ द एम्प्लॉइज। सिंप्लीफाइड सुपरविजन, कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ वर्क। टाइमली रिपोर्ट्स हेल्प सुपरविजन इन आइडेंटिफाइंग गैप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स। लगातार सुपरविजन करने से यह पता चलता रहता है कि जो आपने सोचा है अचीव करने को और जो आप एक्चुअल में अचीव कर रहे हो उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, गैप कितना है। ठीक है ना। बेटर प्लानिंग, कंट्रोलिंग रिवील्स डेफिशिएंसीज इन प्लान्स। It reveals whether the standards are accurate and objective. It also provides useful information on the basis of better plans can be formulated in future. Long-term planning depends upon controlling information. Thus, controlling facilitates more realistic plans and programs in future. अब देखो कंट्रोलिंग बताता है कि हमारी प्लानिंग में क्या गड़बड़ी रह गई थी, तो हम बेटर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं ये कंट्रोलिंग से हमें पता चल जाएगा। लास्ट आते हैं 8th नंबर के पॉइंट पर, कोपिंग विद चेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। द एनवायरमेंट इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट keeps on changing. Control system helps managers to anticipate, monitor and respond to the change in conditions. अभी होता क्या है कि हम एक डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नया ट्रेंड आ जाता है, तो कंट्रोलिंग हमें बताता रहता है कि कैसे कैसे हम अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं एज पर द नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये इंपॉर्टेंस है, 8 पॉइंट सारे के सारे पढ़ने जरूरी हैं। लिमिटेशन इज अगेन नॉट देयर इन द सिलेबस, तो आप इसको स्किप कर सकते हो और अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। और मैं तुमको एक बात बताने जा रहा हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा ये टॉपिक आता रहेगा आपके बोर्ड इम्तिहान के अंदर। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है, आओ जरा देखा जाए। इसी तरह आंसर लिखकर आएंगे, एज इट इज आप आंसर लिखकर आ सकते हैं, बिल्कुल नंबर मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट बोल रहा है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग रिक्वायर्स स्टैंडर्ड्स विद विच परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवैल्यूएटेड। तो कंट्रोलिंग से पहले आता है प्लानिंग, प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट करता है और कंट्रोलिंग उस सेट स्टैंडर्ड से एक्चुअल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। These standards of predetermined goals are laid down in planning. Plans provide the standards for controlling. Thus, without planning, controlling is blind. अगर प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोल क्या करोगे, कैसे स्टैंडर्ड से अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज करोगे। प्लानिंग सर्व्स नो पर्पस इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग सेट्स द कोर्स ऑफ कंट्रोल, ऑब्जर्व्स deviations from the course and initiates corrective actions to maintain the chosen course or to make appropriate changes in the course. ठीक है ना। प्लानिंग यूजलेस हो जाएगी अगर कंट्रोलिंग ना हो। काय को आपने तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया, लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपके सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कौन बताएगा, ये कंट्रोलिंग बताएगा। ठीक है ना भाई। प्लानिंग इज फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज। Once a plan is put into effect, control is necessary to ensure that the planned results are achieved. Planning is meaningless without control. इससे control blind हो जाता है without planning. Planning is meaningless without control. तो ये टॉपिक तो पेपर में रखा ही है। स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगला टॉपिक पे बढ़ रहे हैं हम लोग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, आओ जरा देखा जाए। पहला स्टेप है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। मतलब सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना भाई, यहां लिख देता हूं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या, आपने लेट्स से आपने सेट कर दिया कि मेरे को 95% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में चाहिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा स्टेप देखो, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तुम आज की डेट में कर क्या रहे हो, तुम लेट्स से तुम्हारी जो पढ़ाई चल रही है वो 80-85% मार्क्स से चल रही है। ठीक है ना। उसको 90-95% मार्क्स पर लाने के लिए तुमको सैंपल पेपर करने पड़ेंगे, तुमको 10 चीजें और करनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप के ऊपर जब आते हैं वो है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया और जो आप आज की डेट में एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हो, उस दोनों को आपने मेजर करना शुरू कर दिया। फिर चौथा स्टेप कंपेयर करना शुरू कर दिया। फिर चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो है आइडेंटिफाइंग या एनालाइजिंग डेविएशंस। अगला होता है एनालाइजिंग डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। आइडेंटिफाइंग, इसमें क्या लिख सकते हो, एनालाइजिंग डेविएशन। ठीक है ना, क्या कमी रह रही है, एनालाइजिंग डेविएशंस।
या आइडेंटिफाई करना है इनको, ठीक है ना। फिर हमारा लास्ट स्टेप निकल कर आता है, जो भी कमी रह रही है उसको पूरा कर देना, मतलब टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ये स्टेप को इसी ऑर्डर में लिखकर आना है। आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में, या आपसे कहो पूरा क्वेश्चन ही पूछ ले। चलो भाई, एक एक करके मैं सारे स्टेप्स को आपको लिख कर आता हूं कि आपको पेपर में क्या लिख कर आना है। Establishment of performance standards का मतलब क्या है? The first step of control process to establish the standards with which the actual results are to be evaluated. A standard is the criteria against which actual performance can be compared. जैसे मैंने बोला ना, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मेरे को 95% मार्क्स बोर्ड्स में चाहिए, वो सेटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया। दूसरा, measurement of actual performance. When the standards of desired performance are fixed, the next step is to measure the actual performance. Performance should be measured in the same terms in which the standards have been established. जिस तरह से आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसी के हिसाब से आपको आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा। तीसरा है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स और प्लान टारगेट्स। Such comparison reveals as to what extent the performance deviates from the standard. मतलब आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उससे आपकी परफॉर्मेंस की दूरी क्या है, डेविएशंस क्या है। बात समझ में आ रही है? If performance matches the standard, it may be assumed that everything is under control. जैसा आपने स्टैंडर्ड सेट किया वैसा ही आप परफॉर्म कर रहे हो, मतलब सब कुछ आपके कंट्रोल में है। When performance is not up to the standard, it becomes necessary to find out the extent of deviations. अगर आपकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपके डेविएशंस हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं और कितने हो रहे हैं। अगला है एनालाइजिंग डेविएशन। Some deviations in performance can be expected in most activities. It is neither feasible nor amicable to control all deviations. Therefore, it is necessary to determine the acceptance range of deviation. मतलब कितना, देखो 100% अगर 95% सोचा तो क्या 95 ही आ जाएगा, हो सकता है 93 आ जाए, 92 आ जाए, 91 आ जाए। तो कितना एक्सेप्टेबल डेविएशंस है, और ऐसा तो नहीं है कि जो एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन है उससे ज्यादा हम डेविएट कर रहे हो। अगर ज्यादा डेविएट कर रहे होंगे तो आपको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। कंट्रोलिंग इज नॉट कन्फाइंड टू डिटेक्टिंग एरर्स एंड डिफेक्ट्स इन परफॉर्मेंस। The process of controlling is incomplete until remedial actions are taken. Here remedial keyword है, until remedial actions are taken, कि भैया जो डेविएशंस आए उनको करेक्ट करने का भी काम कंट्रोलिंग करता है। तो ये 5 स्टेप हैं आपके पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगला टॉपिक जो बेटा आ रहा है निकलकर वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किस चिड़िया का नाम है? चलो इसकी सिर्फ मीनिंग सिलेबस में बात समझना। अगर एक मैनेजर सब कुछ कंट्रोल करने लग जाएगा तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए मैनेजर्स को सीरियस अफेयर्स में इंटरवीन करना चाहिए और लेस इंपॉर्टेंट वर्क उसको डेलीगेट कर देना चाहिए। आओ जरा देखते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ लार्ज बिजनेस एंटरप्राइज आर सो इन्यूमरेबल दैट इट इज नाइदर फीजिबल नॉर डिजायरेबल फॉर टॉप मैनेजमेंट टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम। कंट्रोल विल बी मोर इकोनॉमिकल and effective if the top management concentrates attention on the exceptionally serious deviations from the plans and standards. This is known as the principle of control by exception. मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क सीनियर स्टाफ को करना चाहिए और लेस इंपॉर्टेंट वर्क दूसरे से कराना चाहिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में भी डिफाइंड एज 4 सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन and communication that signals a manager when his attention is needed and remains silent when it is not needed. It states that managers at every level should confine their attention to only critical and exceptional deviations from the planned results relevant at their job. जो क्रिटिकल काम है वो मैनेजर्स को करना चाहिए, बाकी उनको करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। और इसी से आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। बात समझ में आ रही है? अब स्पैन ऑफ कंट्रोल देखो। स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू वन मैनेजर। एक मैनेजर को कितने सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट करते हैं उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इट इज एसेंशियल टू डिसाइड द अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉर ईच एंड एवरी मैनेजर। इफ द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू वन मैनेजर इज वेरी वेरी लार्ज, कंट्रोल में बिकम इनइफेक्टिव। अगर एक मैनेजर को बहुत सारे लोग रिपोर्ट करेंगे तो कंट्रोलिंग इनइफेक्टिव हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, इफ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज टू स्मॉल, फुल यूज ऑफ द मैनेजर्स टैलेंट में नॉट बी मेड एंड कंट्रोल में बी बिकम टू टाइट। और बहुत कम लोग अगर एक मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे तो कंट्रोलिंग का इंपैक्ट बहुत टाइट हो जाएगा। सो इतना ही चैप्टर में है हमारे कंट्रोलिंग के, तो फटाफट से ये पूरा वीडियो कंप्लीट करो और
नोट्स को डाउनलोड करो। सैंपल पेपर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल करने के लिए स्क्रीन पर नंबर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कर सकते हैं और फटाफट से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि 12 तारीख को हमारा एग्जाम है और बहुत बढ़िया से हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। लाइव क्लासेस कर ली, नोट्स पढ़ लिए, सैंपल पेपर कर लिया, इट इज मोर देन एनफ फॉर यू ऑल। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।